नमस्कार साथियों, आज हम लोग उन 5 परिस्थितियों पे चर्चा करेंगे जिसमें कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने मताधिकार को खो सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मताधिकार को लेके हम सभी लोग कितने उत्साहित रहते हैं। हमारा भारतीय संविधान वास्तव में हमें वयस्क मताधिकार का सिद्धांत देता है और वयस्क मताधिकार का सिद्धांत देने के साथ साथ वो हमें वयस्क मताधिकार या वयस्कता क्या होती है, वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसके बारे में भी बताता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम लोग को समझनी चाहिए, और ख़ास तौर से ये बहुत अहम है कि वास्तव में संविधान स्वयं हमको मत देने का अधिकार नहीं देता है। वास्तव में वो हमें एक सिद्धांत प्रतिपादित करके देता है, लेकिन हमें उस सिद्धांत के अंतर्गत जो मत देने का अधिकार है वो कानून से प्राप्त होता है, जिसे हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं। ये 2 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम हैं। एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में बनाया गया और एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बनाया गया, और दोनों में ही इस बात का जिक्र है कि किन किन परिस्थितियों में कोई भी मतदाता अपने मताधिकार को लूज कर सकता है, अर्थात खो सकता है। तो आइए देखते हैं कि वे परिस्थितियां क्या हैं और किन परिस्थितियों में कोई भी भारतीय मतदाता अपने मतदान के अधिकार को खो सकता है। इसके पहले एक ये समझते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 326 अर्थात अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार को परिभाषित करता है, और इस परिभाषा में ख़ास तौर से 2-3 चीज़ें बहुत साफ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि ये मताधिकार केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो भारत के नागरिक हों, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक तयशुदा आयु 1 जनवरी को निर्धारित तिथि जो संसद ने की हुई है कि 1 जनवरी को जो लोग भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वर्तमान जो प्रावधान है, पहले 21 वर्ष था, अब वो 18 वर्ष हो गया है, अर्थात 1 जनवरी को प्रति वर्ष जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो दूसरी शर्त है कि वो लोग मताधिकार के अधिकारी हो सकते हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा अगर 5 आधारों पे, निवास के आधार पे, अस्वस्थ मस्तिष्क के आधार पे, अपराध के आधार पे, भ्रष्ट आचरण के आधार पे और गैर कानूनी काम के आधार पे कोई भी व्यक्ति अगर अयोग्य घोषित हो गया, चाहे वो संविधान उसको घोषित करे, चाहे कोई भी भारत का संसद के द्वारा बनाया गया कानून उसको घोषित करे, तो वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य नहीं होगा। तो हमारे जो संसदीय अधिनियम है जिसको कि हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम वास्तव में एक प्रकार से हमारे ऊपर ये बंदिशें लगाते हैं कि संविधान ने आपको वयस्क मताधिकार का सिद्धांत परिभाषित करके बताया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ब्लैंकेट रूप में कोई मतदान का अधिकार दे दिया जा रहा है। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत जो शर्तें हैं, उन शर्तों का अगर आपने पालन नहीं किया, उन प्रावधानों के विपरीत अगर आप गए, तो आपको मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा, और कर भी लिया गया है अगर पंजीकृत, तो आपको मत देने का अधिकार नहीं दे पाएगा चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग इसका अंतिम निर्णय करता है। और इसका कारण कि 2 कानून है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में, आप जैसा कि जानते हैं कि 1950 में एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया और 1951 में एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया, और इन दोनों में ही डिस्क्वालिफिकेशंस के प्रावधान है। और इस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये नागरिकों के मताधिकार को डायरेक्टली प्रभावित करता है, और बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि हम किन परिस्थितियों में अपने मताधिकार को खो सकते हैं। तो आइए हम लोग उन 5 परिस्थितियों पर आज विचार करेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने मतदान के अधिकार को खो सकता है।
तो पहले लेते हैं 1950 का जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून बनाया गया, उसमें जाहिर है कि संविधान ने कहा कि भाई जो लोग भी वयस्क हैं उनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनका इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा मतदाता के रूप में। तो संविधान आपको पंजीकरण तक लाके छोड़ देता है, लेकिन पंजीकरण करने की सारी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है और निर्वाचन आयोग के द्वारा ये पंजीकरण किया जाता है। और ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया संसद के द्वारा, इसमें सेक्शन 16 अर्थात इसकी धारा 16 जो है उसमें इस बात की व्यवस्था है कि किन किन आधारों पे आपके ऊपर पंजीकरण करने के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहला प्रतिबंध ये है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक भारत की नागरिकता का त्याग कर देता है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, और जब भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो जाहिर है कि वो भारत का मतदाता भी नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो आपके ऊपर जो पहली शर्त ये है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। गैर नागरिकों को हमारा संविधान, हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ये वोटिंग का राइट नहीं देता है। और अगर किसी की भारतीय नागरिक होने के समय के बाद अगर कोई प्रमाणित कर देता है कि वो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक हो गया है, तो उसकी नागरिकता जा सकती है। पहली शर्त। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि एक बार आप मतदाता सूची में आपका नाम पंजीकृत हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी हरकत करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लगता है कि हमारा मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है। और ये जो विक्षिप्त मस्तिष्क की अवस्था होती है, हमारा संविधान और हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आज्ञा नहीं देता कि विक्षिप्त मस्तिष्क का मनुष्य जो है वो मतदान कर सके। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि इस बात का निपटारा कैसे होगा कि आप विक्षिप्त हैं कि नहीं, या कोई भी व्यक्ति विक्षिप्त है कि नहीं, है उसके मतदान को कैसे वंचित किया जाएगा। तो इसमें हमारा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है बिल्कुल साफ है। उसकी सेक्शन 16(1) का जो प्रावधान है वो कहता है कि जो भी ऐसा व्यक्ति अगर वो अनसाउंड माइंड का है, अर्थात उसका मस्तिष्क विक्षिप्त है, तो इसका निर्धारण हम और आप या निर्वाचन आयोग या सरकार नहीं करेगी। इसका निर्धारण वास्तव में एक न्यायालय के द्वारा होना चाहिए। तो अगर किसी न्यायालय ने किसी भी मतदाता के प्रति ये निर्णय दे दिया कि उसका मस्तिष्क विक्षिप्त है, तो वो मतदान नहीं कर पाएगा, उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। तो ये दूसरी परिस्थिति है। तीसरी परिस्थिति जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में वर्णित है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रष्टाचार के कारण, करप्ट प्रैक्टिस के कारण किसी कानून के अंतर्गत अगर अयोग्य घोषित कर दिया गया, अर्थात अगर वो भ्रष्ट पाया गया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो फिर वो नहीं मतदाता हो पाएगा, मतदान नहीं दे पाएगा। और इसी प्रकार से और भी चुनाव के संबंध में अगर उसने कोई अपराध किया है तो भी वो मतदान नहीं कर पाएगा। तो ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है ये इन 3 बातों का उल्लेख करता है। पहला कि नागरिकता आपकी बनी रहनी चाहिए, नागरिकता खत्म तो मतदान का अधिकार खत्म। दूसरा कि आपको अपने स्वस्थ मस्तिष्क रखना है, विक्षिप्त नहीं हो प्रमाणित होना है न्यायालय से। अगर न्यायालय से विक्षिप्त प्रमाणित हो गए तो आपका मतदान का अधिकार गया। और तीसरा ये कि कोई भी ऐसा कानून जो संसद के द्वारा बनाया गया हो जिसमें कि किसी भी भ्रष्ट आचरण के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है वोटिंग से, तो ऐसे कानूनों के अंतर्गत अगर आपको पाया जाता है कि आपने कोई भ्रष्ट आचरण किया है तो वास्तव में आपको मतदान से वंचित किया जा सकता है। ये 3 बातें हो गई। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 जो बना, अर्थात दूसरे वर्ष जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना, उसमें लगभग सारी बातें इसी तरह की ली गई हैं। लेकिन उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जोड़ी गई है, और वो ये जोड़ी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है या पुलिस की लॉफुल कस्टडी में है
तो भी उसको वोट करने नहीं दिया जाएगा। ये मुद्दा नहीं है कि आपको आपका कन्विक्शन हुआ है कि नहीं, ये मुद्दा नहीं कि न्यायालय ने आपको अपराधी प्रमाणित किया है कि नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ने आपको लॉफुली कस्टडी में लिया हुआ है, अर्थात न्यायालय के आदेश से आपको जो है वो बंदी बनाया हुआ है और आपको कानूनन एक प्रकार से अपने कस्टडी में रखा है ना, जेल में बंद आप हैं, चाहे आप किसी भी श्रेणी के अपराधी हों, तो भी आप जेल में रह के किसी प्रकार का मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते। आपका मत प्रतिबंधित हो जाएगा, आपको मत नहीं देने दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जोड़ी गई कि जो लोग भी किसी भी अपराध के लिए जेलों में बंद हैं या पुलिस के कस्टडी में है, लॉफुल कस्टडी में है, उनको भी वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। बस इसमें दो एग्जेम्पशंस हैं जो कि याद रखिएगा। पहला एग्जेम्पशन ये है कि जो लोग निवारक नज़रबंदी में अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग हैं, उन लोगों को वोट करने दिया जाएगा। आप जानते हैं कि हमारा जो सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी है ना, जो हमारा सीआरपीसी सभी लोग हम लोग जानते हैं, तो पुलिस को ये अधिकार दिया गया है उसमें इस सेक्शन के द्वारा, सेक्शन 151 के द्वारा, कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट और मैजिस्ट्रियल ऑर्डर के भी अरेस्ट कर सकती है अगर पुलिस को लगता है कि उससे कोई खतरा है पूरे समाज को, या वो कोई ऐसा काम करने की सोच रहा है जिससे कि पूरे समाज को कोई संकट पैदा हो सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, लॉफुल डिटेंशन तो है नहीं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक प्रकार से निवारक नज़रबंदी उसको कहा जाता है, जिसके अगेंस्ट हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में बहुत सारे उसमें कवर दिए हुए हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए दिए हुए हैं, बंदियों के राइट्स के लिए दिए हुए हैं, तो उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग जेल में तो बंद हैं, लेकिन किसी वजह से अगर वो उसमें बेल पे छूटे हुए हैं और जेल के बाहर आए हैं, तो वो मत को दे सकते हैं। तो दोज हु आर ऑन बेल आउट ऑफ जेल कैन वोट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का जो सेक्शन 11 है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और जो ये कहता है कि भाई किन किन कानूनों के अंतर्गत आपको मतदान से वंचित किया जा सकता है। उसके एक दो उदाहरण आपको पता होने चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ही दे कि भाई ऐसे कौन से कानून हैं जिस कानून का उल्लंघन करने पर हमको मतदान से वंचित किया जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीसी, इंडियन पैनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता जो है, उसके अंतर्गत आईपीसी के जो सेक्शन 171E है, जो ये कहता है कि अगर किसी को आप भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करते हैं या भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पैसे का भ्रष्टाचार हो, चाहे उसको इंटरटेन करने का भ्रष्टाचार हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या ब्राइबरी अगर आप करते हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 171E ऑफ द आईपीसी लगाया जा सकता है। और अगर आपके ऊपर ये लगा दिया गया तो आपको बाकायदा एक प्रकार से माना जाएगा कि आपने एक अपराध किया है, और उस अपराध के तहत आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आप मतदान नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के बदले में आप छद्म रूप से जो है वोटिंग करते हैं या उसके स्थान पे मतदान करते हैं या उसके स्थान पे नॉमिनेशन करते हैं, अर्थात आप वो व्यक्ति हैं नहीं और उस व्यक्ति के रूप में, छद्म रूप में आप जो है व्यवहार कर रहे हैं और आपको पकड़ लिया जाएगा, तो आपको जो सेक्शन 171F ऑफ द आईपीसी है उसके अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा और आप मतदान नहीं कर पाएंगे। तो एक तो आईपीसी के ये दो प्रोविजंस याद रखिएगा, सेक्शन 171E और सेक्शन 171F। इसी के साथ साथ जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसमें भी दो तीन प्रोविजंस हैं कि जैसे सेक्शन 125 है। सेक्शन 125 कहता है कि अगर आप किसी भी दो संप्रदायों के बीच में, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे किसी भी आधार पे हो, अगर दो संप्रदायों के बीच में आप कोई
एनिमिटी पैदा करते हैं, संघर्ष पैदा करते हैं, झंझट पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, तो आपको वंचित किया जा सकता है मतदान के अधिकार से और आपको दंडित भी किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप सेक्शन 135 के अंतर्गत बैलेट की लूटपाट करते हैं, मान लीजिए कि ईवीएम छून के आप भाग गए, पहले बैलेट पेपर हुआ करते थे जब ये बना था 1951 में, अब तो ईवीएम का जमाना, मान लीजिए कोई ईवीएम लूट के चला गया है ना, तो वो भी दंडित हो सकता है, उसके भी मतदान के अधिकार को खत्म किया जा सकता है। और इसी प्रकार से कोई भी बूथ पे अगर आप उपद्रव मचाते हैं, चाहे आप नॉमिनेशन पेपर को डिस्टर्ब करें, बैलेट पेपर को डिस्टर्ब करें, ईवीएम को डिस्टर्ब करें, रिटर्निंग ऑफिसर की नोटिस को आप डिस्टर्ब करें, किसी प्रकार के अराजकता उत्पात अगर आप बैलेट के संबंध में करते हैं, पोलिंग बूथ पे करते हैं, तो आपको बाकायदा 6 साल के लिए आपको आपके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से अगर फाइनली निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखें तो 5 आधारों पे मूल रूप से हमारी नागरिकता, हमारे मतदान के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। पहला कि हम अगर नागरिकता खो देते हैं तो मतदान का अधिकार खो देंगे, पहला। दूसरा, अगर हम न्यायालय के द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिए जाते हैं तो भी हम मतदान का अधिकार खो देंगे। तीसरा, अगर हम जेल में हो या पुलिस की हिरासत में, न्यायिक हिरासत में हो, पुलिस के विधिक हिरासत में हो, तो भी हम मतदान का अधिकार खो देंगे। और चौथा, यदि हमने किसी आपराधिक कार्य में इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत अगर हमने कोई अपराध किया है और तो भी हम उसमें मतदान का अधिकार खो सकते हैं। और अगर हम किसी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत किसी भी चुनाव संबंधी भ्रष्ट आचरण में अगर हम लिप्त पाए गए तो भी हम मतदान का अधिकार खो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 5 चीज़ें हम लोगों को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि एक नागरिक के रूप में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी आप भीड़ का हिस्सा हो गए, आपने कोई ऐसा आचरण कर दिया जिससे कि हो सकता है कि आपको उसका अनुमान न हो कि उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हो सकता है कि अगर आपको इन 5 में से किसी भी श्रेणी में दंडित किया जाएगा तो आपके मतदान का अधिकार समाप्त हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी हम में से नहीं चाहेगा। इसलिए इन बातों को वो अपने लोकतंत्र के हित में, अपने हित में और पूरी राजनीतिक प्रणाली के हित में बहुत ही शिद्दत से याद रखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे मतदाता बने, एक अच्छे नागरिक बने। थैंक यू वेरी मच।